हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये थर्ड पार्ट है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन पर। तो शुरू करते हैं सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन में लिखा कि सल्फोनेशन इज यूजुअली डन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जैसे अगर हम लोग इस रिएक्शंस को देख रहे हैं तो बेंजीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं सल्फोनेशन के अंदर। यहाँ पर रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म यानी किस तरीके से सल्फोनेशन होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा दे कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स आपको दिख रहे हैं। SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट किया था जो सल्फोनेशन में मदद करता है, साथ में H3O प्लस और HSO4 माइनस। इस तरीके से 2 मोल H2SO4 इस तरीके से आयोनाइज होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। अब आपको यहाँ पर फिर से बता दें कि इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में जब नाइट्रेशन कर रहे थे तो नाइट्रिक एसिड जो है एज ए बेस काम कर रहा था और H2SO4 एज ए एसिड काम कर रहा था। नाइट्रेशन में ही दूसरा पॉइंट था कि अगर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते हैं और 2 मोल नाइट्रिक एसिड ले रहे थे तो एक एसिड और एक बेस का काम कर रहा था। यहाँ पर भी वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जब 2 मोल सल्फोनेशन में यूज करते हैं तो उसमें एक H2SO4 एज ए एसिड और दूसरा एज ए बेस का काम करता है। तो शुरुआत करते हैं देखिए कैसे। H2SO4 H पॉजिटिव और HSO4 माइनस के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर H2SO4 एज ए एसिड आपको दिख रहा है। नेक्स्ट में जो मैंने ग्रीन कलर का सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया, यहाँ पर लोन पेयर है, वो H पॉजिटिव को यहाँ पर जो है लोन पेयर अटैक करता है, जिस वजह से आपको इस तरीके से बन जाएगा। ये ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर जो है कि मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने चार्ज को इस तरीके से यानी कि ये लीव करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये फिर से लोन पेयर जो है कि इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने पर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा इस तरीके से और फाइनली आपके पास SO3 बन जाएगा। SO3 ही इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं सल्फोनेशन में। अब यहाँ देखिए कि इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, तो देखिए ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, फिर यहाँ से डेल्टा माइनस, दूसरा डेल्टा प्लस, फिर डेल्टा माइनस, फिर डेल्टा प्लस। तो 3 डेल्टा प्लस है और 3 डेल्टा माइनस है, यानी इस पोजीशन पर आपको काफी ज्यादा डेफिशिएंसी दिख रही है, जिस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच इस पोजीशन पर यानी इस सल्फर पर आकर के अटैक करेगा। तो यहां देखो लिखा मैंने अटैक टेक्स प्लेस थ्रू सल्फर एज दिस इज हाईली पोलराइज्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर SO3 का यूज हम लोग करेंगे जो SO3 को इस तरीके से जनरेट कर लिया जाता है सल्फोनेशन में। अब आगे चलते हैं। एक चीज और देखिएगा, तो बेंजीन का जैसे रिएक्शन है कि बेंजीन को जब आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो देखिए मैंने इस डबल बॉन्ड से यहाँ पर इस तरीके से अटैक किया, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया और आपको मालूम है कि यहाँ इस दोनों के अकॉर्डिंग ये वाला पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड को मैंने जैसे इस तरीके से मूव किया। तो आपके पास यहाँ पर H, ये वाला H मान लो, H यहाँ का, ताकि आपको दिखाने में आसानी हो, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट में जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, दूसरे स्टेप में HSO4 माइनस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ये वापस एरोमेटिसिटी में आ जाएगा। तो ये हो गया SO3, फिर वो H पॉजिटिव लेकर के फाइनली सल्फोनिक एसिड। तो ये इस तरीके का आपका मैकेनिज्म है। पहला जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का तरीका था जो आपने देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल से SO3 बनाया। SO3 जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन के साथ रिएक्शन करके, पहले आपने देखा है कि
कार्बोकेटाइन जो है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, फिर HSO4 माइनस एज ए बेस H पॉजिटिव को खींचेगा, फाइनली ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां देखिएगा जो आपको यहां पर सल्फोनेशन में बताने वाले, ARH यानी कि बेंजीन को SO3 से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉरवर्ड और बैकवर्ड में 2 वैल्यू है। इस वैल्यू के बाद यहां पर जो आपको मालूम है वो इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ArSO3 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। जैसे आपको पता है कि इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्लो होता है, यानी कि स्लोएस्ट रिएक्शन, और फिर से ये वाला जब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं ये रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन यहां पर देखिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बैक जा रहा है इस तरफ, और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K2 जो इधर आ रहा, यानी इस इंटरमीडिएट से इस तरफ जाना और इस इंटरमीडिएट को आगे की तरफ भेजना, दोनों का आप देख रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल दिखाया गया। इसका मतलब कि जो हम लोग अभी तक देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जो डीप्रोटोनेशन होता है यानी H पॉजिटिव जो हटता है, वो H पॉजिटिव के बाद जो भी वहां पर सल्फोनेशन यानी कि जो एरोमेटिसिटी गेन करता है वो रिएक्शन फास्ट होता है, और जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है वो स्लो होता है। लेकिन यहां पर देखिए मामला ऐसा है, यानी कि इस वाले से ये बना कार्बोकेटाइन से जो एरोमेटिसिटी गेन की या वापस जो है फिर से इस तरफ आ रहा, ये दोनों की जो वैल्यू दिखाई गई वो सेम है। आगे और थोड़ा क्लियर करते हैं, यहां देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से भी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमने इससे पहले नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन में भी दिखाया था कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, तो पहला वाला ग्राफ का जो पीक था वो ज्यादा था, दूसरे वाले का कम था। यहां देखिए ऑलमोस्ट इक्वल दिखाया गया ये एक्टिवेशन, और नेक्स्ट में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और ये दोनों देखिए एक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्राफ है वो दोनों का एक है, जिसमें यहां पर से आप देख सकते हैं कि हेयर रिएक्शन 2 इज नॉट मच फास्टर देन द रिवर्स ऑफ रिएक्शन 1। ये 2 मतलब इस तरफ की बात कर रहा है, इधर जाने का, राइट साइड में, यानी कि इसके फॉर्मेशन की बात कर रहा, 1 यानी कि इधर आने की बात कर रहा। तो यहां नॉट मच फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन 1 इन सल्फोनेशन the energy barrier on either side of the carbocation second, यानी ये कार्बोकेटाइन की बात करें, must be roughly the same height। यही बोल रहे कि कार्बोकेटाइन के जो दोनों तरफ की जो हाइट है वो लगभग बराबर बता रहे, वो इम्पोर्टेंट चीज यहां पर है। इसी को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले। तो पहले तो आप ये पॉइंट समझिएगा कि सल्फोनेशन वाले रिएक्शंस में ये रिवर्सिबल है, और उस केस में कार्बोकेटाइन के इस साइड और इस साइड दोनों की पीक की जो हाइट है वो एक जैसी दिखाई गई है। अब और चीज देखिएगा, यहां पर ये पीक को दोबारा फिर से दिखाया गया है कि इस तरफ का एक्टिवेशन ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, और इस तरफ का एक्टिवेशन जो राइट साइड में। तो क्लाइंब द बैरियर टू राइट अहेड, carbon bond must be broken, so this barrier is higher for carbocation second D than for carbocation second H। अब एक और चीज यहाँ पर उसने कहा है कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों की जो हाइट है वो बराबर है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर आपने C6H6 की जगह पर C6D6 ले लिया तो उसमें बैरियर का जो हाइट है यानी कि जो ये आपको जो दिख रहा है वो उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा कि बॉन्ड एनर्जी CD ग्रेटर देन CH, यानी कि CD बॉन्ड थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लगानी होगी आपको उस बॉन्ड को तोड़ करके दोबारा जो है एरोमेटिसिटी रीगेन करने में।
तो ये बात यहाँ पे क्लाइम द बैरियर टू द राइट, कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी ब्रोकन, यानी कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप जो है कि एरोमेटिक कैरेक्टर को दोबारा बना पाएंगे। सो दिस बैरियर इज हायर फॉर द कार्बोकैटायन सेकेंडरी देन कार्बोकैटायन क्लच। यहाँ पर इसमें तो इसका पॉइंट है कि मोर ड्यूटेरेटेड आयंस देन ऑर्डिनरी आयंस रिवर्ट to starting material and so overall sulfonation is slower for deuterated benzene। यानी कि यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जब अगर C6H6 की जगह पर C6D6 ले लेंगे तो C6D6 में जो रिएक्शंस का जो रेट होगा वो थोड़ा धीमा होगा, क्योंकि CD बॉन्ड मजबूत है। अब आगे और थोड़ी चीज समझते हैं, उसके बाद फिर आपसे डिस्कस करेंगे। नोट करके यहां लिखा कि इन सल्फोनेशन एग्जिबिट अ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इंडिकेटिंग दैट CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी हमने दो रिएक्शन बताए हैं, और इससे पहले एक जनरल मैकेनिज्म भी आपको बताया गया था हेलोजेनेशन में भी और इसको नाइट्रेशन में, कि RDS जो था वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन था, यानी स्लोएस्ट रिएक्शन को RDS कहते हैं, और नेक्स्ट स्टेप फास्ट था। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा वो कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इंडिकेटिंग दैट CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS ऑफ द रिएक्शन। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि CH और CD बॉन्ड में जो उनकी बॉन्ड एनर्जी है, जो ग्राफ का पीक है, वो इंडिकेट करता है कि अगर ड्यूटेरियम आपने ले लिया बेंजीन की जगह पर तो वहां पर रेट में फर्क आ रहा है, जबकि यही चीज नाइट्रेशन में और हेलोजिनेशन में देखने को नहीं मिला था जब हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ले रहे थे। तो अब यहाँ पर ये इंडिकेशन के थ्रू हम लोग को बताया कि सेकंड पार्ट जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब यहाँ आइसोटोपिक इफेक्ट है, और यहाँ पर एक और लाइन लिखा हुआ, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप effects are rate changes due to isotopic substitution at a site of bond breaking in the rate determining step RDS of the reaction। अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब हो गया? देखिए अभी तो हम प्राइमरी पर यूज कर रहे, फिर आगे सेकेंडरी भी बात करेंगे। जैसे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे CH बॉन्ड ब्रेकिंग की यहाँ फिलहाल बात हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इन्वॉल्व अगर RDS में होता है तो उस तरीके को हम लोग प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं, और अगर विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग भी रेट में फर्क पड़ जाता है आइसोटोप के जुड़ने की वजह से तो उसे सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। हम आपको आगे दिखाएंगे रिएक्शंस में। तो फिर से बताते कि प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब CH और CD बॉन्ड जो है अलग अलग उनकी बॉन्ड एनर्जी है, और वो RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है, तो उस वजह से हम लोग उसको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। यही चीज नाइट्रेशन में नहीं हुआ था, बिकॉज नाइट्रेशन में रेट जो था वो डिपेंड कर रहा था फर्स्ट स्टेप पर, इसलिए सेकंड स्टेप में H या D और T के जोड़ने पर रेट में फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन सल्फोनेशन में RDS सेकंड वाले पार्ट को हम लोग कह रहे हैं, इस वजह से CD यानी कि C6D6, C6T6 और C6H6 में तीनों में जो सल्फोनेशन का रेट होगा वो अलग अलग होगा। तो ये समझना है कि इसीलिए इसको आइसोटोपिक इफेक्ट कहा गया। आइसोटोप मतलब डिफरेंट आइसोटोप के ऐड करने पर रेट में फर्क पड़ना। ध्यान रखिएगा कि नाइट्रेशन में
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हम लोग नहीं देख रहे थे, क्योंकि वहां पर रेट फर्स्ट स्टेप से डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको आयोडीनेशन में भी देखने को मिल जाता है। खैर, तो रेट जो है आपके पास बेंजीन और इन दोनों में रेट के हिसाब से पूछा जाए तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, तो आपको मालूम है कि अगर वो हाइड्रोजन है तो इसकी रेट यानी कि ये फास्ट होगा, क्योंकि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन बेंजीन के रिस्पेक्ट में स्लो होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आपके पास ये है कि इसमें केमिकल यूज्ड, ये है केमिकल यूज्ड, ये कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं वो है। शुरुआत में तो मैंने आपको कह दिया कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं सल्फोनेशन में। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि फ्यूमिंग में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO3 को एज ए वेपर भी यूज करते हैं, या हम लोग उनको इसी को ऐड करते हैं H2S2O7 यानी ओलियम। तो रिएक्शन में अगर बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, या H2SO4 प्लस SO3 लिखा हो यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, या ओलियम लिखा हो, तो आपको कराना है सल्फोनेशन, मतलब वहां पर SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। इट इज रिवर्सिबल फिनोमेना, ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सिबल था। जो रिएक्शन का जो स्टेप्स जो मैंने लिखे थे वो रिवर्सिबल। आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल होगा, आइसोटोपिक इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट आइसोटोप्स के आने पर रेट में फर्क पड़ेगा। SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल, हाँ यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल SO3 इस्तेमाल। सेकंड स्टेप इज RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये इतनी बातें आपको सल्फोनेशन से रिलेटेड ध्यान रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में एक और पॉइंट पर डिस्कस करें, डीसल्फोनेशन। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ के पोजीशन को ब्लॉक करना या कुछ पोजीशन पर सल्फोनेशन कराना, फिर उसको हटाना, ये सारी चीजें आगे केमिकल रिएक्शन में देखें। तो आपको यहाँ पर इस चीजों पर बात कर लें। डीसल्फोनेशन, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, और यहाँ पर आपने बना दिया C6H5SO3H प्लस H2O, जो हम लोग को अभी तक इस कंपाउंड को यानी सल्फोनेशन रिएक्शन की बात होती है। तो ये तो सल्फोनेशन रिएक्शन में अभी हमने आपसे कहा भी कि क्या क्या केमिकल, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना, ओलियम ले लेना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेना। तो इनमें से कोई भी केमिकल का यूज करके आप वहां पर सल्फोनेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हटाना है, वापस इस फॉर्म में लाना है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये वाला फॉर्म बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाए, तो उसी के बारे में डीसल्फोनेशन यानी SO3H को हटा के वापस बेंजीन में रखा जाए। यहाँ ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन है और ये वोलाटाइल यानी बेंजीन के बारे में बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एन एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड इज हीटेड 100 to 150 या 175 तक लेके जाते हैं, तो विथ एक्वस एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेंजीन। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक्वस एसिड ले लिया यानी पानी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में शिफ्ट होगा ना। इसीलिए अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब सल्फोनेशन कर रहे थे तो वहां पर एसिड को कंसंट्रेटेड ले रहे थे, पानी लेने पर देख सकते हैं कि क्या हालत होगा, वापस वो बेंजीन में चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज कन्वर्टेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेंजीन, तो ये हुआ बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट में देखिए पॉइंट टू सल्फोनेट, यानी कि इस पॉइंट की बात है। वी यूज लार्ज एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड सल्फोनिक एसिड। यही बात है, जैसे ये कह रहा है कि अगर हम लोग को सल्फोनिक एसिड की तरफ पहुंचाना है
तो ये क्लियर है कि पानी का कंसंट्रेशन कम करना होगा। तो पानी का कंसंट्रेशन कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग फॉर्म में लीजिए, ताकि रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करके सल्फोनिक एसिड बनाया जा सके। नेक्स्ट में है कि टू डीसल्फोनेशन वी यूज डाइल्यूट एसिड एंड ऑफन पास सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको वापस बैकवर्ड में शिफ्ट करना है, यानी कि बेंजीन का डायरेक्ट फॉर्मेशन करना है या सल्फोनिक एसिड के SO3H को रिमूव करना है, तो आप या तो हीट का ये यानी कि सुपर हीटेड स्टीम यूज कर ले, या आप यहाँ पर डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करें, जिससे आप डीसल्फोनेशन आसानी से करेंगे। इसलिए बहुत जगह पर क्वेश्चन में ये लिखा होता, तो इसमें आगे हम कुछ क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे तो आपको ये दिखाएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने कहा कि डीसल्फोनेशन के लिए क्या करना होगा, या तो डाइल्यूट एसिड ले लो या स्टीम करके वहां पे हीट किया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब स्टीम करके हीट होगा तो क्या होगा, रिएक्शन अपने आप वापस डीसल्फोनेशन में चल जाएगा। अब यहाँ देखिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ द relatively volatile hydrocarbon by steam distillation shift the equilibrium towards hydrocarbon। बात सही है, या तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ा दो या वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन बेंजीन को रिमूव कर लो, है ना। इससे रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। इस रिएक्शन को एक बार फिर से दिखा दे। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने डाइल्यूट एसिड ले लिया तो ऑटोमेटिक पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इस साइड, तो इक्विलिब्रियम इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक जो है कि शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा बैकवर्ड में, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये, दूसरा ये कह रहे हैं कि इस तरफ से बेंजीन जो वोलाटाइल केमिकल है इसको हटाते जाओ। जब ये हटेगा तो फिर से इधर जो है आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन कम हो गया। इसका मतलब है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दो तरीका है। डीसल्फोनेशन के लिए कहा गया है कि क्या करना है, आपने देखा कि इस तरफ लाने के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा के इधर पानी दे दो, डाइल्यूट एसिड दे, रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होकर के बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि पानी का कंसंट्रेशन के साथ अगर इस वोलाटाइल कंपाउंड को हटा भी लो तो भी आप जो है कि डीसल्फोनेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग अभी देख रहे थे डीसल्फोनेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।